तो इलीगल ऑब्जेक्ट हमने पार्ट कवर कर लिया लॉफुल कंसिडरेशन के साथ, कि कोई ऐसी फ्रॉडलेंट या गलत एक्टिविटी ना हो जिससे दोनों पार्टीज़ को नुकसान हो या फिर सोसाइटी का उसमें बेनिफिट ना छुपा हो, कोई इमोरल एक्टिविटी हो, अनएथिकल हो जो सोसाइटी के लिए या सोसाइटी को हार्म करे, तो वो अगर प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। एंड नॉट एक्सप्रेसली, जो लास्ट पॉइंट जो आता है एसेंशियल्स में वो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एंड ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अग्रीमेंट कोई भी एंटर हो तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए जिससे लॉ या तो इनवैलिड घोषित कर दे या इलीगल या वॉइड घोषित कर दे, या ऐसे अग्रीमेंट्स जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब वो ऐसे अग्रीमेंट में कोई एंटर हो जाए पार्टीज जिसको लॉ कोई प्रोहिबिशन दे रहा है, पहले ही मना कर दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अग्रीमेंट हुआ जिसमें किसी का मर्डर करने की या कॉन्स्पिरेसी करने की प्लानिंग चल रही है, तो ये सब चीज़ें तो लॉ ऑलरेडी प्रोहिबिट करता है। इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी मेजर पेनल्टीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर दो लोग उस अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो वो तो इनिशियली ही वॉइड हो जाएगा, इनिशियली ही इलीगल हो जाएगा। तो ऐसे अग्रीमेंट्स अगर होंगे तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनेंगे। इसलिए ये एसेंशियल्स में ये वर्ड बोला जाता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी कि वो या तो कह सकते हैं कि इलीगल, ठीक है, या वॉइड या इनवैलिड, ठीक है, और ऑलरेडी विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी इलीगल, वॉइड, इनवैलिड, ठीक है, या कोई ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ ने ऑलरेडी प्रोहिबिट करके रखा है, जिसपे बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इम्पोज करके रखी हुई हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। तो ये एसेंशियल्स में आ गए। एसेंशियल्स को जैसे सबसे पहले हमने फ्री कंसेंट समझा, इससे पहले अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, फिर कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब इसमें हम ये पढ़ लेते हैं कि ऑफर और प्रपोजल क्या है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को देखनी थी और इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर हम वीडियो एंड करके नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने ऑफर और प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ी थी, अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वहाँ पे ये प्रपोजल वर्ड बहुत यूज़ हो रहा था कि वो एक्सेप्ट बनेगा तो एक्सेप्ट होगा जब तो प्रॉमिस बनेगा, और एक्सेप्ट होगा तो अग्रीमेंट बनेगा, एनफोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑफर और प्रपोजल क्या है। बेसिकली उसको हम अगर डिटेल से देखें, ऑफर प्रपोजल, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन 2 सब सेक्शन ए प्रिस्क्राइब करता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। वैसे भी मैंने ये पहले ही कहा था आप सबको कि लॉ में जितनी भी डेफिनेशंस हैं, कोई भी सेक्शन आप रीड कर रहे हो तो उसको कम से कम 3 बार पढ़ो, तभी वो आपके माइंड में धीरे धीरे बैठना स्टार्ट होगा और फिर आप उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर पाओगे।
तो सेक्शन 2A क्या बोलता है? सेक्शन 2A ये बोलता है when, now we'll like by the time we are writing we'll get to interpret it, we'll understand it simultaneously. Okay, when one person, जब एक व्यक्ति signify करता है, signifies to another his willingness, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, अपना यस बता रहा है, अपना एक तरह से कह सकते हो एक्सेप्टेंस, या अपने जेस्चर से ये बोल रहा है कि हाँ मैं अग्री कर रहा हूँ इस चीज़ से। विलिंगनेस टू डू, ठीक है, कि हाँ मैं ये काम करूँगा, दैट इज अ काइंड ऑफ कंसेंट शोन बाय वन पर्सन टू द अनदर, ठीक है। signifies his assent, signifies his willingness to do, ठीक है, signifies to another his willingness to do, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट और, अब यहाँ और लग गया, मतलब दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, या तो पहली कंडीशन या दूसरी, दोनों में ये प्रपोजल माना जाएगा। टू डू, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, to abstain from doing anything मतलब उस चीज को ना करना, अपना डिसेंट देना। एक होता है असेंट देना, एक होता है डिसेंट देना। असेंट में वो अपनी हामी भर रहा है, डिसेंट में अपना या तो वो कंडेम करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, या मना कर देगा, ठीक है, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। अब इसमें व्यू क्या होगा? टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेनिंग assent of the other to such act। किस एक्ट के लिए? अब या तो पहला पर्सन अपनी एसेंट दे रहा है, हामी भर रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है, या फिर वो मना कर दे रहा है किसी चीज को करने से, इस व्यू से कि जो दूसरा पर्सन होगा वो या तो अपनी एसेंट दे देगा उस एक्ट के रिस्पेक्ट में, अपनी कंसेंट दे देगा, या फिर वो भी एब्स्टिनेंस दिखा दे, वो भी अपना डिसेंट शो कर दे, डिसअग्रीमेंट एक तरह से शो कर दे। एब्स्टिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। एक पर्सन अपनी या तो असेंट दे रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है कुछ करने के लिए, या मना कर दे रहा है कुछ करने से, इस व्यू से कि जो दूसरा पर्सन है वो या तो असेंट देगा उस एक्ट के लिए, हामी भरेगा, या अपना वो भी उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए मना कर देगा, या डिसअग्रीमेंट शो कर देगा, डिसअप्रूवल शो कर देगा। तो ये प्रपोजल में आएगा। तो इस प्रपोजल के बहुत सारे एसेंशियल्स हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं एक बारी। एग्जाम्पल ये हो सकता है, एग्जाम्पल पे चलिए आने से पहले हम एसेंशियल्स देख लेते हैं। एसेंशियल्स में ही हम एग्जाम्पल कवर कर लेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर कह सकते हैं। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। सबसे पहले पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर इज प्रॉमिसर और ऑफरर, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, पर्सन
हु इज एक्सेप्टिंग ऑफर इज प्रोमिसी। मतलब ये एक टर्म है लॉ में जो प्रिस्क्राइब है, या फिर एक्सेप्टर बोल सकते हो। पर्सन जो ऑफर बना रहा है, द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर, वो तो प्रोमिसी में और एक्सेप्टर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पर्सन, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन पर्सन जिसको ऑफर बनाया गया है, पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, यहाँ पे मैं काट के लिख दे रही हूँ, इसको मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ। पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, वो ऑफर ही आएगा, ठीक है। जिसको ऑफर हम दे रहे हैं, ये एक पार्टी ए है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये पार्टी बी है, ठीक है। ये ऑफर दे रहे हैं, गिविंग एन ऑफर, ठीक है। ये ऑफरी हो जाएगा, ये ऑफरी हो जाएगा क्योंकि इनको ऑफर मिल रहा है। एंड अब क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इफ ही एक्सेप्ट्स, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रोमिसी या एक्सेप्टर, समझना। अब दोनों कॉन्टेक्स्ट से देखो, इन्होंने ऑफर इनको दिया, ऑफर इनको मिला, तो ये ऑफरी, एक्सेप्ट किया तो प्रोमिसी और एक्सेप्टर। लेकिन जो प्रपोजल या ऑफर दे रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोमिसर या फिर ऑफरर। वो डेफिनेशन उसमें ऐसे लिखी हुई है ना कि थोड़ा सा आपको वो एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, मतलब उसका लेकिन यही है। इसको मैं काट दे रही हूँ बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें आप लेके चलिए और एग्जाम्पल से समझिए। जो पर्सन ऑफर दे रहा है, पार्टी बी को जैसे ऑफर मिला तो ये ऑफरी हुआ, एक्सेप्ट किया, प्रोमिसी और एक्सेप्टर बन गया। अब ये ऑफर दे रहे हैं तो ये प्रोमिसर या ऑफरर बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि फॉर अ वैलिड ऑफर, पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। विलिंगनेस एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। विलिंगनेस कैसे, जैसे एक मैरिज का ही अग्रीमेंट ले लेते हैं। जब ए ने बी से बोला दैट ही डिजायर्स टू मैरी, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी, देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। ए फर्दर अगर उसमें ऐड कर रहा है विल यू मैरी, इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। एक ऑफर में, प्रपोजल में विलिंगनेस होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में क्या होना ज़रूरी है, एसेंट ऑफ अदर। बस ये दोनों अगर चीज़ें ऐड हो रही हैं तो इससे ऑफर कंप्लीट हो जा रहा है। और यही चीज़ दूसरे पॉइंट में डिस्क्राइब की गई है कि मेयर expression of willingness does not constitute an offer। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक वैलिड ऑफर के लिए पार्टी जो दे रही है, जो बना रही है, ऑफर जो दे रही है, making it must express his willingness to do or not to do something। तो ये एक पॉइंट इसमें कवर होता है। जो ऑफर दे रहा है, प्रोमिसर ऑफरर, जो ऑफर ले रहा है, ऑफरी, एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोमिसी, एक्सेप्टर। सिर्फ विलिंगनेस दिखाने से ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता है। कैसे एक्सेप्ट होगा,
एग्जाम्पल जैसे पार्टी ए है, पर्सन, पार्टी छोड़ते हैं, पर्सन लेते हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए ने ऑफर दिया विल यू मैरी मी, ठीक है। अब इन्होंने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी, क्या ये ऑफर है? नहीं। इन्होंने जो हमारे ये ऑफरी हैं, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉमिसर या ऑफरर, ठीक है। अब ये प्रॉमिसर ऑफरर हैं, ये ऑफरी हैं। अभी इन्होंने यस बोल दिया, बी सेड यस, तो ये क्या बन जाएंगी अब, जो हमने लास्ट पढ़ा था, प्रॉमिसी या एक्सेप्टर। तो अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तो अब ये एक वैलिड ऑफर बन जाएगा, ठीक है। यस बोलने के बाद बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। थर्ड पॉइंट है, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एंड फोर्थ है, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। इस पे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि विलिंगनेस सिर्फ दिखाने से ऑफर नहीं बन जाएगा, दूसरे पर्सन की असेंट होनी चाहिए या डिसेंट होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कि जैसे मान लो ए ने कहा बी से कि हम कार बेच रहे हैं आपको 3 लाख रुपए में, ए ने ऑफर दिया। फिर दूसरी तरफ ए ने बी से ये भी कहा कि मेरी कार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है विद बी स्कूटर तो उसमें आप कोर्ट मत जाइएगा और डैमेजेस हम लोग ऑलरेडी नेगोशिएट कर लेंगे। तो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो, अब इसमें हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव।